और देर रात मध्य प्रदेश आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको अहम जानकारी दे दें, जहां गृह विभाग का आदेश आया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देर रात 4 जिलों में पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बैतूल, दतिया, उज्जैन और नीमच के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। बता दें, उज्जैन के नए एसपी होंगे प्रदीप शर्मा। और साथ ही दतिया की बात करेंगे। दतिया में अपनी सेवाएं दे रहे प्रदीप, बैतूल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को सेनानी 8वीं वाहिनी बिस्वल छिंदवाड़ा बनाया गया है। तो इस तरीके से एक फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासनिक कसावट देखी जा रही है, जहां देर रात ये पूरा बदलाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, गृह विभाग का आदेश आया। 4 जिलों में पुलिस अधीक्षकों का तबादला हुआ है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हम लगातार देख रहे हैं और एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जो कि जरूरी भी है। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और कामकाज में किस तरह से तेजी लाई जाए, ये भी कहीं ना कहीं फोकस सरकार का है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की हम बात करते हैं। तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुका है। दरअसल गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई है, जहां केंद्र सरकार से मांगे हैं 3.4 लाख सीएपीएफ कर्मी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगाए जाएंगे कर्मी। मई महीने में लोकसभा चुनाव संभव है और इसके चलते आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी है और इसके चलते ये पूरी तैयारियों में अब चुनाव आयोग जुट चुका है, जहां 3.4 लाख सीएपीएफ कर्मियों की मांग की गई है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन, जहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार दाखिल करेंगे पर्चा। बीजेपी से माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर के नाम, एल मुरुगन और उमेश महाराज नामांकन भरेंगे। बता दें, कांग्रेस से अशोक सिंह नामांकन भरने वाले हैं। बड़े नेताओं के साथ सभी प्रत्याशी विधानसभा पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा जाना है और ये तमाम वो नाम है जो सामने आ रहे हैं, जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बड़ा अहम यह फैसला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर फैसला अहम है। जहां सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से जारी है नियमित सुनवाई, तो 5 जजों की संविधान पीठ का आज महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर आज महत्वपूर्ण फैसला, जिसका बेसब्री से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना महत्वपूर्ण फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार सुनवाई जारी है और आज 5 जजों की संविधान पीठ फैसला देने वाली है। और अब चलिए डिटेल में जानते हैं चुनावी बॉन्ड पर क्या है आखिर विवाद। देखिए, पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है और जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का फैसला आएगा। और इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब बताते हैं कि कौन खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्थान इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय ब्रांच से बॉन्ड खरीदा जाता है। और अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि किसे मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। जहां जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है उसे यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट मिले हों। ऐसी ही रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो पहलू हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर कैसे ये बॉन्ड भरा जाएगा, क्या क्या नियम होंगे, ये तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अब रायपुर से बड़ी खबर का हम जिक्र करते हैं। किसान आंदोलन को मिला है कांग्रेस का समर्थन। किसान आंदोलन समर्थन में सड़क पर अब कांग्रेस उतरने वाली है, ये बड़ी जानकारी। आप देखिए, किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 16 फरवरी को किया जाएगा भारत बंद। किसान यूनियनों ने
भारत बंद का ऐलान किया है और इसे कांग्रेस समर्थन देती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रायपुर में किसान आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। किसान आंदोलन समर्थन में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस और अब किसानों के भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, 16 फरवरी को भारत बंद के दौरान कांग्रेस समर्थन भी करेगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होनी है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अपनी बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक पूजा अर्चना के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने एक बार फिर से दलील दी है कि व्यास जी तहखाने में कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं रहा है। हिंदुओं का तहखाने पर कब्जे का दावा पूरी तरह से गलत है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को रद्द किए जाने की मांग भी की है। चलिए अब तहखाने में सर्वे के दौरान क्या क्या मिला। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। क्या कुछ मिला था वो भी जानते हैं। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई, तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया, तहखाने में पूजा के कलश होने का भी दावा किया गया और साथ ही दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान जताया गया और पुरानी शैली के खंभे होने का भी दावा हुआ। सर्वे में आए रिपोर्ट के आधार पर कई दावे हुए। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट तहखाने में पूजा करने से संबंधित आज क्या फैसला सुनाता है। तो वही वाराणसी के ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ शुरू होने के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होनी है। एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से मामले की सुनवाई होगी। पिछली तारीख में मस्जिद पक्ष 15 दिन का स्थगन प्रस्ताव चाह रहा था ताकि अपना पक्ष न्यायालय के सामने पेश कर सके। मंदिर पक्ष ने भी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो निचले कोर्ट में मस्जिद पक्ष को सुना जाना औचित्यहीन है। देखिए, एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से मामले की सुनवाई होगी और आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर ही सुनवाई होने जा रही है। एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ पर आपत्ति जताई है और इसके चलते आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। और चलिए अब जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री का करते हैं। कमलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और इसी दौरान इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर जब पत्रकारों ने सवाल किया, पूछा कि सुमित्रा महाजन ने आपको कहा है राम बोलो और भाजपा में आ जाओ, इस पर क्या कहना चाहोगे, ये सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो सोचा फिर जवाब दिया। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि वो कह रही हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकारों और आम जनता से ही सवाल पूछ लिया कि सुमित्रा महाजन के बयान पर आप लोग क्या चाह रहे हैं। चलिए अब सुनाते हैं कमलनाथ को वो बयान। चीजें सामने आ रही हैं। प्रदेश में आदिवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का सुरक्षित। अच्छा, जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो उससे क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। चलो
आज कतर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा में भारत वंशियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं और कतर के अमीर शेख तमीम से वार्ता करेंगे। शीर्ष पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बेहद ही खास ये दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कतर दौरे पर पीएम मोदी बेहद खास, भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। उत्साह भी चरम पर होगा। कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात होगी। शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया। पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 700 करोड़ की लागत से तैयार इस मंदिर, हिंदू मंदिर से पीएम मोदी ने पूरे विश्व को सनातन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। विश्व में हिंदू धर्म ध्वज की संकल्पना के साकार होने का प्रमाण दिया। तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब। तो अरब में मंदिर निर्माण जहां सनातन का सम्मान किया जाएगा और आप ये देखिए कि मंदिर कितना भव्य तरीके से तैयार किया गया है। और ये खास मौका जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है जहां मुस्लिम राष्ट्र में नमो नारायण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से की जा रही है। अबू धाबी की ये तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही, उद्घाटन उनके द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला ये क्षण रहा, पल रहा भारतवासियों के लिए। चूंकि राम जी की धारा में की भक्ति में हर कोई लीन होता है और जिस तरह से हम भारत में देखते हैं राम के दीवाने सब हैं। अब आबू धाबी में जिस तरह से मंदिर बना है वहां पर भी दीवानगी इस मंदिर की, भगवान की नजर आ रही है। और चलिए अब जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार धर्मांतरण पर नया कानून बनाने जा रही है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसका सदन में ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले का धर्म स्वतंत्र विधेयक किसी काम का नहीं है। वहीं सरकार ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती और 25,000 स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बनाने की घोषणा की है। हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है। वो धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। संशोधन विधेयक हम लाएंगे, वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है वो रुकेगा और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। हम अगले 5 सालों में 25,000 स्कूलों में एक सेक्शन जो होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा। हमको कांग्रेस के जैसे एफर्ड वे में बिना व्यवस्था के, बिना पैसे के स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल लेना और बाद में उसमें अव्यवस्थाएं होना, हिंदी स्कूलों को बंद कर देना, टीचरों की व्यवस्था नहीं होना, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होना। अब हम जो भी व्यवस्था करेंगे वो स्थायी व्यवस्था के साथ। निश्चित रूप से हम 1 साल में 33,000 पदों की भर्ती कर देंगे, क्योंकि हमने एक साथ पूरे डाटा कलेक्ट किए हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद पिछली बार सरकार ने 13,000 पदों की भर्ती की। उन 13,000 में भी 8,000 लोगों को नियुक्ति दी, उन 5,000 को हम नियुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने सब्जेक्ट टीचर की भर्ती नहीं की। और अब बात करेंगे भोपाल से महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर आईएएस स्मिता भारद्वाज की शिकायत की गई है। पति नीतीश भारद्वाज ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज। आईएएस पत्नी पर लगाया है मानसिक प्रताड़ना का आरोप। राज्य मानवाधिकार आयोग में तैनात हैं आईएएस स्मिता भारद्वाज। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित को जांच सौंपी गई है।
इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसे सौंपा गया सर? कौन जांच कर रहा है सर? इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच करेगी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में प्रवेश करेंगे। 2 पूर्व विधायक हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा कर सकते हैं बीजेपी में प्रवेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आप ये देखिए कि पहले भी कांग्रेस को लगातार झटके लगते आ रहे हैं। एक बड़ी श्रृंखला बन चुकी है। कांग्रेस के जो पूर्व नेता रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब 2 बड़े नेता जो कि कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। पूर्व विधायक हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा, ये 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जिस तरह नेता रुख कर रहे हैं, कमजोर पार्टी होती हुई नजर आ रही है। दिग्गज भी रुख कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। चुनाव भी नजदीक है तो ऐसी तस्वीरें अमूमन हमें अब रोज ही शायद देखने को मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल से जानकारी लेंगे। युगल, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बार फिर से हम तस्वीर देख रहे हैं, कमजोर होती हुई कांग्रेस, लगातार यहां से वहां रुख करते हुए नेता। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह से पाला बदलने का जो दौर है लगातार जारी है और बीजेपी ने एक अभियान भी चला रखा है और इसी के तहत हो सकता है कि आज 2 पूर्व विधायक हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले जोगी कांग्रेस से धर्मजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया। कई पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताते हुए सदस्यता ली और बाकायदा चुनाव भी लड़े और जीत भी कई स्थानों पर इनकी हुई है। तो ये कहा जा सकता है अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 पूर्व विधायक हैं वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 बजे जो मुख्यमंत्री नंद कुमार साय है बीजेपी कार्यालय जाएंगे। 1 घंटे का समय उनके लिए आरक्षित की गई है और इस दौरान कि जो 2 पूर्व विधायक हैं उनका बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। अगर इस तरह की होती है तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है तो उसी सदी हुई रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है। चूंकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षाकृत बड़ी हार मिली थी। कांग्रेस को मालूम नहीं था या जरा भी इल्म नहीं था कि इस तरह से बड़ी हार छत्तीसगढ़ में होगी, लेकिन चुनाव का दौर है और इस तरह से अटकलें हैं वो लगाई जा सकती है और लगाया भी रहे हैं और हो सकता है कि आज 2 पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन है वो थाम सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आज 2 प्रमुख पूर्व नेता, पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस में, जो कि आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण खबर रायपुर से एक और है, जहां पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सैकड़ों परीक्षार्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल 2018 में 975 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। 2023 में परीक्षार्थियों का इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किए गए और इस बीच प्रदेश में सत्ता भी बदल गई और अब परीक्षार्थी नई सरकार से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये कैंडल मार्च उनके द्वारा निकाला गया है। एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक उसके परिणाम नहीं आए हैं। अब जो परीक्षार्थी थे अब वो रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे, हमारा रिजल्ट दिया जाए। 6 महीने हो चुके हैं इंटरव्यू दिए हम लोगों को। माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया है कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है, फिर भी रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। हम लोग की एक स्पष्ट मांगे, रिजल्ट तत्काल जारी किया जाए। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परीक्षा के लिए आप लोगों ने मेहनत की, अब परिणाम के लिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। जी सर, 6 साल लगे हैं इस एग्जाम में और 6 साल के बाद 6 महीने से हम रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं। भावी सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस के कर्मचारी होंगे अगर रिजल्ट जारी होता है, लेकिन ड्यूटी में जाने से पहले, नौकरी करने से पहले इन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
और अब जिक्र हरदा का। हरदा में भारी मात्रा में पटाखे मिले हैं। फैक्ट्री के बगल में रखे गए थे ये पटाखे। रात में 2 डंपर में डाले गए हैं पटाखे। देखिए, दमकल ने पानी से भिगो दिया पटाखों को। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और हादसे वाले दिन भी रखे हुए पटाखे थे। कोर्ट की परमिशन के बाद इन्हें नष्ट किया जाएगा और पहले भी एक बड़ी मात्रा में पटाखों को नष्ट किया जा चुका है। हरदा के आसपास के क्षेत्रों में, कहीं नहर में तो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के घरों में सुतली बम, बारूद मिला, उनको भी नष्ट किया गया। और एक बार फिर से देखिए कि बहुत बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए और इन्हें पानी से भिगो दिया गया है। कोर्ट की परमिशन के बाद इन्हें नष्ट किया जाएगा। ये तस्वीर पहले नहीं है। हादसे के बाद से जिस तरह से सक्रियता प्रशासन की आई है सामने, उसके बाद से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी मात्रा में जखीरे बरामद हो रहे हैं। अलग अलग जगह से बम बरामद हो रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर हमें देखने को मिली है। हरदा से ये तस्वीर सामने आई जहां पर बड़ी मात्रा में बमों का ये जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल इसे जब्त तो कर लिया गया है। अब जो है इसे नष्ट किया जाएगा कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद। घटना स्थल के आसपास जो है एक मकान बच गया था जिसमें पटाखे भरे हुए थे। वो 2 खंड की बिल्डिंग है। उसको जो पटाखे हैं वो जब्त किए गए हैं और उनके नष्टीकरण की कार्रवाई के लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर में अवैध पटाखे को लेकर कार्रवाई जारी है। तुलसीराम नगर में भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। घर में पटाखों को रखा गया था और एक युवक को भी साथ ही साथ इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, भारी मात्रा में ये पटाखा जब्त किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीर है और भारी मात्रा में ये जो पटाखे जब्त किए गए, इसी के साथ ये एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में पूछताछ जारी है, कहां से ये पटाखे आए, कहां ले जाए जा रहे थे और इस पूरे मामले में अभी गहनता से जो है जांच पड़ताल पूछताछ जारी है। सभी पहलुओं पर पूछताछ युवक से होगी। इंदौर में दिव्यांग शिक्षक से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। डेटिंग ऐप पर सरकारी स्कूल में पदस्थ टीचर से आरोपी सूरज ने दोस्ती की। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर सूरज ने दरिंदगी की और अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। देखिए, इसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया और लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। बाद में जब परेशान हो गई टीचर तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मूसा खेड़ी के रहने वाले सूरज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। वो उनको बार बार ये सांत्वना देता था कि हम शादी कर लेंगे और इसी प्रकार उन्होंने उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी किया। इसके चलते उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ महिला के द्वारा बताया गया क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जान पहचान थी तो कई बार इनसे पैसे की मांग करी कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूं या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूंगा। महिला के बताए अनुसार करीबन ऑनलाइन भी उन्होंने 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा का रकम जो है वो उन्होंने उस आरोपी के खाते में ट्रांसफ़र की है और इसी के साथ साथ नगद राशि जो है वो भी ट्रांसफ़र की है। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिसके संबंध में आरोप है वह मूलतः महाराष्ट्र में मुंबई का निवासी है। और चलिए अब एक नजर 2020 खबरों पर। एमपी में भिज गई राज्यसभा चुनाव